सियासत में कयासों के बाजार और बैठकों के दौर के बीच कल का दिन बेहद अहम होने जा रहा है। नई सरकार के गठन की तैयारियों के बीच कल सुबह 11 बजे नीतीश कैबिनेट की आखिरी बैठक होगी, तो दोपहर होते होते बीजेपी और एनडीए अपने विधायक दल के नेताओं पर मुहर लगा देंगे। कयासों का बाजार गर्म है कि कल ही नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे सकते हैं, कल ही शिवराज सिंह चौहान पर्यवेक्षक बनकर बिहार आ रहे हैं और कल ही बिहार के नए मुख्यमंत्री का ऐलान भी संभव है। चर्चा यह भी है कि 15 अप्रैल को लोक भवन में नई सरकार का शपथ ग्रहण होगा, जहां प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह दोनों की मौजूदगी रह सकती है। जेडीयू के सिपहसालार कह रहे हैं कि सब कुछ योजना के अनुसार हो रहा है, लेकिन विपक्ष तंज कस रहा है। आरजेडी के राज्यसभा सांसद मनोज झा कह रहे हैं कि फैसले पर्ची से होंगे, ना कि चर्चा से। ऐसे में सवाल वही, बिहार के नए सरकार कौन? सबसे पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं। बिहार में नई सरकार को लेकर हलचल तेज है। महज 40-41 घंटे के अंदर बिहार में नई सरकार होगी, नया मुख्यमंत्री होगा। उसके पहले सियासत तूफानी रफ्तार से आगे बढ़ रही है। सोमवार सुबह सबसे पहले सीएम आवास से बैठक का दौर शुरू हुआ। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह सहित कई नेता पहुंचे। इसके बाद ललन सिंह सीएम आवास से निकलकर संजय झा के आवास पर पहुंचे। वहां से दोनों नेता सम्राट चौधरी के आवास पर आयोजित बीजेपी जेडीयू नेताओं की बड़ी बैठक में शामिल होने पहुंचे, जहां बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी भी शामिल हुए। इन्हीं बैठकों और मुलाकातों के दौर के बीच नई सरकार में संभावित मंत्रिमंडल की तस्वीर भी सामने आ गई। वो हम लोगों ने पहले भी कहा है कि कहीं कोई समस्या नहीं है, एज पर प्लान सारा चीज चल रहा है। बिहार में सियासत के लिहाज से मंगलवार और भी ज्यादा हलचल भरा रहने वाला है। सुबह 10 बजे केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन विशेष विमान से पटना पहुंचेंगे। सुबह 11 बजे नीतीश कैबिनेट की आखिरी बैठक होगी। लेकिन चूंकि आखिरी बैठक है, इसलिए सामान्य रूप से कुछ मुख्यमंत्री जी भी कहेंगे और हम सब लोगों के तरफ से उनके प्रति आभार भी प्रकट किया जाएगा। मंगलवार को ही जेडीयू विधायक दल की बैठक होगी, जिसमें जेडीयू विधायक दल के नेता का चुनाव होगा और निशांत कुमार को लेकर रणनीति तय होगी। फिर दोपहर 3 बजे पटना बीजेपी दफ्तर के अटल सभागार में बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी, जिसमें बीजेपी विधायक दल का नेता चुना जाएगा। फिर शाम 4 बजे एनडीए विधायक दल की बैठक होगी। इसी बैठक में बीजेपी की ओर से चुने गए नेता के नाम पर एनडीए की ओर से मुहर लगेगी और फिर एनडीए के नेता राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की बैठक बिहार विधानसभा के सेंट्रल हॉल में 4 बजे बुलाई गई है, जिसमें विधानमंडल दल के एनडीए के विधानमंडल दल के नेता का चयन होगा। यानी मंगलवार शाम 5 बजे तक नई सरकार और नए सरकार दोनों का चेहरा सामने आ जाएगा और 15 अप्रैल को सुबह 11 बजे लोक भवन में नई सरकार के शपथ ग्रहण के साथ ही बिहार को नया मुख्यमंत्री मिल जाएगा। न्यूज 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण, आनंद अमृतराज, शैलेंद्र कुमार और अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो कयासों का बाजार गर्म है और चर्चा सिर्फ एक बात की है कि नए सरकार आखिरकार कौन होंगे। चलिए सीधे आज के सवालों पर आते हैं। सवाल है कि बिहार के नए सरकार कौन होंगे, हर कोई जानना चाहता है। और सवाल यह भी है कि नए सरकार कितने असरदार होंगे, नई सरकार के सामने कौन कौन सी चुनौतियां होंगी, कितनी बड़ी ये चुनौतियां होंगी। सवाल यह भी पूछेंगे कि आखिरी कैबिनेट मीटिंग में क्या फैसले होने वाले हैं, क्योंकि कहा जा रहा है कि आखिरी कैबिनेट मीटिंग में नीतीश कुमार की बड़े फैसले होंगे। और सवाल यह भी पूछेंगे कि सत्ता का नया समीकरण कितना कारगर साबित होगा। तो चलिए सीधे मेहमानों से आपका परिचय कराते हैं। सत्ता पक्ष से बीजेपी से प्रीति शेखर और जेडीयू से परिमल कुमार जी जुड़ रहे हैं, वहीं विपक्ष से आरजेडी से अरुण यादव और कांग्रेस से शशि भूषण सिंह जी जुड़ रहे हैं। इसके अलावा वरिष्ठ पत्रकार रमाकांत चंदन और हमारे ब्यूरो चीफ दिवाकर तिवारी जी भी इस डिबेट का हिस्सा हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। डिबेट की शुरुआत दिवाकर तिवारी जी आपसे। कल बिहार के लिए बेहद महत्वपूर्ण दिन है। पहले सुबह 11 बजे कैबिनेट बैठक, उसके बाद जेडीयू विधायक दल की बैठक, दोपहर 3 बजे बीजेपी विधायक दल की बैठक और शाम को 4 बजे एनडीए विधायक दल की बैठक। क्या कल मुख्यमंत्री का नाम फाइनल हो जाएगा? अगर फाइनल हो जाएगा
तो क्या इसका ऐलान भी कल हो जाएगा या फिर 15 तारीख का इंतजार करना पड़ेगा? तब तक सरप्राइज। बैठक है वो काफी महत्वपूर्ण है और मेरा मानना है कि दोपहर 3 बजे बीजेपी विधायक दल की बैठक है। एनडीए विधायक दल की बैठक का इंतजार नहीं करना होगा, क्योंकि बीजेपी विधायक दल की बैठक में जो तय होगा वही एनडीए विधायक दल के नेता के तौर पे सामने आएंगे। तो ऐसे में 3 बजे तक जो है, जो संध्या 3 बजे तक जो है सब कुछ साफ हो जाएगा और कल ही जो है आपको इंतजार नहीं करना पड़ेगा कि 15 तारीख को लोक भवन में वो चेहरा दिखाई देगा। कल ही वो चेहरा आपको दिखाई दे देगा, तस्वीर साफ हो जाएगी और जो अभी बादल दिखाई दे रहे हैं वो बादल छट जाएंगे। तो प्रीति जी, ये चेहरा कौन होगा? आपके पास कोई जानकारी? संतोष जी, आप सबों के समक्ष सभी बातें बिल्कुल स्पष्ट है कि कल आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में कैबिनेट की आखिरी बैठक होगी और उसके पश्चात भारतीय जनता पार्टी के विधानमंडल दल के नेताओं की बैठक और दूसरी तरफ जदयू के विधानमंडल दल के नेताओं की बैठक होगी और उसके बाद जब एनडीए विधानमंडल दल की बैठक होगी तो उस समय तस्वीर बिल्कुल साफ होगी और इतने दिनों तक जो इंतजार चल रहा था, मुख्यमंत्री चेहरे के बारे में जो आतुरता थी, जो लोगों के मन में जो एक भाव था कि अगले मुख्यमंत्री कौन होंगे बिहार के, वो सभी तस्वीरें बिल्कुल साफ हो जाएंगी। जो हमारे विधानमंडल एनडीए विधानमंडल दल के नेता होंगे, निश्चित तौर पर वो बिहार की कमान संभालेंगे और उसमें आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का भी आशीर्वाद उन्हें प्राप्त होगा और सब लोग मिल बैठ कर तय करेंगे संतोष जी। इसलिए मुझे लगता है कि ज्यादा अब मतलब आप ये कह रही है कि ये चर्चा से तय होगा कि मुख्यमंत्री कौन होगा। बीजेपी का पहला मुख्यमंत्री बिहार में बनने जा रहा है और वो चर्चा से तय होगा कि कौन होगा, लेकिन विपक्ष चुटकी ले रहा है ये चर्चा से नहीं, पर्चे से तय होगा। पर्ची आ रही है, शिवराज सिंह चौहान जब कल उड़ेंगे तो उनके हाथ में एक पर्ची होगी और उस पर्ची से तय होगा कि बिहार आगे कौन चलाएगा। देखिए संतोष जी, ये वो विपक्ष हैं जिनके यहाँ समाजवाद के नाम पर परिवारवाद की परिभाषाएं गढ़ी जाती हैं। ये वो विपक्ष हैं जहां पर एक परिवार ही देश की कमान संभालने के लिए आतुर रहता है और बिहार की भी बात करें तो एक परिवार ही सत्ता को हमेशा चलाना चाहता है और सत्ता के केंद्र की धुरी में रहना चाहता है। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी है जहां पर पर्चे से तय नहीं होते हैं, लोगों के विचार लिए जाते हैं, लोगों का समन्वय बनता है और सभी लोगों की सहभागिता से जब एक सर्व स्वीकार्यता जब बनती है वो व्यक्ति हमारे विधानमंडल दल का नेता घोषित होता है। यहाँ पर पर्ची से कुछ नहीं होता, ये इनके यहाँ तय होता होगा विपक्षी दलों के घराने में कि हम जो हमारे मेरे पिताजी हम हमारे आने वाली पीढ़ी, ये वहां पर ये परिवारवाद की मतलब जो परिभाषा जो है वो उनके यहाँ सार्थक होती हुई दिखती है। लेकिन हमारे यहाँ सभी दलों के सभी नेता जो एनडीए है वो बिल्कुल एकजुट होकर के समन्वय के साथ चल रही है और यहाँ पर कोई खींचातानी नहीं है। अभी तक क्या आपने किसी भी दल के, हमारे एनडीए सहयोगी दल के किसी भी नेता के मुख से आपने कोई भी ऐसी बातों को आपने नहीं सुना होगा जहां पर कि एक विरोधाभास आपको दिखता होगा। सभी लोग के मन में ये है कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में अब तक बिहार ने जिस ऊंचाई को प्राप्त किया है, जहां महिला सशक्तिकरण हुआ है, युवाओं को रोजगार मिला है, आर्थिक तरक्की हुई है, जहां जिस रास्ते पर बिहार को नीतीश जी ने आगे बढ़ाया है, उनके रास्ते पर ही चलकर अगले मुख्यमंत्री जो भी होंगे वो विकास को और गति देंगे और बिहार को विकसित बिहार बनाने के लिए लगेंगे। एनडीए का ये संकल्प है। इसलिए कौन होंगे ये तो कल स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन जो विपक्षी जो तंज कस रहे हैं, मुझे तो बड़ी हंसी आती है कि विपक्षी को तंज कसने के लिए, ये तो आपका विपक्ष का तो एक घराना है नहीं कि आपके घर से तय होता है और वहां पर फिर सिर फुटबल होता है। लेकिन आपने महिला सशक्तिकरण की बात की तो क्या बिहार में जो फैसला लिया जाएगा उसमें महिला सशक्तिकरण दिखेगा? देखिए, महिला सशक्तिकरण का एक भाव होता है और वो भाव होता है वो आपके कर्तव्य से दिखता है। तो बिहार सरकार जो एनडीए की सरकार है, इसने महिलाओं के लिए जितना काम किया है आज तक बिहार में किसी और दल या सरकार ने नहीं किया है। तो ऑब्वियस सी बात है कि महिला सशक्तिकरण का जो दौर अब तक रहा है, जो बिहार की महिलाएं असुरक्षित अपने आप को समझती थी, अब वो सुरक्षित
अपने आप को महसूस करती हैं, जहां की महिलाएं अब नौकरी पा रही हैं, रोजगार दे रही हैं और गांव की महिलाएं अब लखपति दीदी हो रही हैं। तो ऐसे क्षेत्र में महिलाएं उसी में सशक्त एक हुई कदम हैं, आगे तो बढ़ने की एनडीए मैं बात सरकार कर रहा हूं। देगी। क्या बिहार की महिलाएं बतौर मुख्यमंत्री भी पहचानी जाएंगी? इस पर मेरा सवाल था। अरुण जी की तरफ मैं जा रहा हूं। अरुण जी, आपको क्यों लग रहा है कि फैसला पर्ची से होगा, चर्चा से नहीं? जबकि कल तो बहुत सारी बैठक है, सबसे पहले कैबिनेट की बैठक, उसके बाद जेडीयू विधायक दल की बैठक, फिर बीजेपी विधायक दल की बैठक, उसके बाद एनडीए विधायक दल की बैठक। देखिए संतोष जी, जैसा कि आपने कहा, कल बिहार के लिए अहम दिन होगा। हमारे अंदाज से कल बिहार के लिए काला दिन होगा, क्योंकि 35 साल के बाद पहली बार कल अंबेडकर जयंती भी है। दिल्ली से, हाँ नहीं, मैं राजनीतिक मुख्यमंत्री पद की जो अभी बात जिस पर चर्चा है, मैं उस संदर्भ में बता रहा हूँ। 35 साल के बाद जो है, 2 गुजराती दिल्ली में बैठकर बिहार का मुख्यमंत्री तय करेगा। 35 साल का जो इतिहास है ना, बिहार की जनता और बिहार के नेताओं ने, मुख्यमंत्री विधायक दल की बैठक में तय होता है। सुन लीजिए ना, वो तो मैं भी जानता हूँ। 35 साल का इतिहास में बता रहा हूँ ना। बिहार की जनता ने तय किया, बिहार के नेताओं ने तय किया मुख्यमंत्री का चेहरा, मुख्यमंत्री का चयन। और यह पहली घटना है। 35 साल के बाद दिल्ली में बैठकर 2 गुजराती मुख्यमंत्री का चेहरा तय करेंगे। और कल जो भारतीय जनता पार्टी के नेता शिवराज जी आ रहे हैं, बंद लिफाफे में पर्ची होगा। और कल जो पर्ची, अरुण जी, वैसे मैं आपको बीच में टोकना नहीं चाह रहा था, लेकिन मैं क्षेत्रवाद का बहुत बड़ा खिलाफत करता हूं। मैं क्षेत्रवाद की ना राजनीति में विश्वास रखता हूं, ना क्षेत्रवाद की इस तरह की भाषा में विश्वास रखता। इस देश की जनता ने प्रधानमंत्री चुना है और प्रधानमंत्री अपने चेहरे पर प्रधानमंत्री चुने गए थे, और इस बिहार की जनता ने भी वोट डाला प्रधानमंत्री के पक्ष में। बिल्कुल, आप उनको गुजराती कह के इस देश की जनता, बिहार की जनता के जो वोट है उसका अपमान कर रहे हैं, जो मताधिकार उन्होंने किया उनके पक्ष में, उसका अपमान कर रहे हैं। ये कहा गुजराती कहना गलत थोड़े, गुजरात के ही अमित शाह जी गुजरात के 2 गुजराती बैठकर बिहार की तकदीर लिखेंगे। ये आपको ये स्टेटमेंट ठीक लग रहा है? आपके मुख से बिल्कुल। अब तक का इतिहास रहा है कि बिहार की जनता ने, बिहार के नेताओं ने बिहार की तकदीर लिखने का काम किया था। और आज अब जो है गेंद उनके पाले में है। और कल देखिएगा पर्ची के द्वारा जो नाम नया निकलेगा, बिहार का मुख्यमंत्री होगा। बिहार की जनता ने तो नीतीश कुमार जी को चुना था ना। मैं आपकी बात को अगर बड़ा कर भी दूं, और जो पर्ची में नाम होगा, क्या वो बिहार का नहीं होगा? क्या वो बिहार का विधायक नहीं होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। यह तय करने वाले व्यक्ति कौन होंगे, रिमोट कंट्रोल किनके हाथ में होगा? जो भी अब मुख्यमंत्री बनेगा बिहार का, वो कठपुतली मात्र होगा, रबर स्टांप होगा, दिल्ली से संचालित होगा। उन मुख्यमंत्री को नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह संचालित करेंगे, मेरा यह स्पष्ट मानना है। और बिहार की जनता ने किसके नाम पर वोट दिया था, और एनडीए ने किसके फेस पर वोट लिया था? ठीक, मैं अब परिमल जी से एक रिएक्शन ले लूं। परिमल जी, लगातार नीतीश कुमार को लेकर जो इस समय विपक्ष कह रहा है कि उनके चेहरे पर वोट मिला, यह बात आपको अच्छी तो लग रही होगी, लेकिन मेरा सवाल इससे इतर है। क्या आपको कोई जानकारी है, क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कोई सजेशन दिया है, फला चेहरा मुख्यमंत्री के तौर पर ठीक रहेगा बिहार के लिए? देखिए संतोष जी, पिछले 21 वर्षों से हमारे आदरणीय नेता ने जिस तरह बिहार में सुशासन की स्थापना की, उसके उदाहरण शायद वैश्विक स्तर पर आपको नहीं मिलेंगे। मैं कई उदाहरण आपको दे दूं कि जो निर्णय थे उनके, वो हिस्टोरिकल थे। और उस जैसे उदाहरण के लिए मध्य बिहार में जातीय संघर्ष, फिर आप देखिए कि बिहार में धार्मिक उन्माद,
राजद शासनकाल में या कांग्रेस शासनकाल में, ये कोई समस्या बिहार में अब नहीं रह गई और लोग सुशासन के आदी हो गए। और यही कारण है कि हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार की पॉपुलैरिटी लगातार बढ़ रही है। अब उनकी व्यक्तिगत इच्छा थी कि मैं केंद्र की राजनीति करूं, तो कभी भी हम लोग नहीं चाहते थे, लेकिन इसके बावजूद भी उनका व्यक्तिगत निर्णय था। और चूंकि जनता दल यूनाइटेड एक अनुशासित पार्टी है, हम लोग अपने नेता के निर्णय के साथ हैं। जहां तक विपक्षी दलों के दोषारोपण का प्रश्न है, तो मैं आपको बतला दूं कि जो भी सरकार बनेगी एनडीए में, बिहार में एनडीए की सरकार, वह सर्वसम्मति से बनेगी और उसमें अपर हैंड निश्चित रूप से हमसे हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार का रहेगा। और आने वाली सरकार उसी एजेंडे पर काम करेगी जो हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार के 7 निश्चय पाठ ठहर रहे हैं। और आप समझे एक बात कि हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार की एक विशेषता रही है, जो सुशासन का जो आधार रहा है उनका, समाजवाद, सेकुलरिज्म, सोशल जस्टिस, सभी का उत्थान, महिला सशक्तिकरण, युवाओं और छात्रों के हितों का काम करना, यही एजेंडा लेकर एनडीए की सरकार आगे बढ़ेगी। इसमें कोई पर्टिकुलरली कोई ये ऐसा नहीं है कि नई सरकार आ जाएगी, नई विचारधारा का विकास होगा। आप समझिए कि हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार की भूमिका अभिभावक की होगी और प्रभावी अभिभावक की, ऐसे नहीं कि सिर्फ मार्गदर्शक की भूमिका, प्रभावी रूप से जिस तरह उन्होंने बिहार को सींचा है, जिस तरह एक बगीचे की तरह सजाया है, और बिहार के लोग तो अब आदी हो चुके हैं। अच्छा, इसमें कितनी सच्चाई है कि 2 डिप्टी सीएम होने जा रहे हैं आपके? ये तो शीर्ष नेतृत्व, एनडीए के शीर्ष नेतृत्व तय करेंगे। हम लोग डेमोक्रेटिक अलायंस है और हमारा उद्देश्य है, देखिए एनडीए का कॉमन ऑब्जेक्टिव सत्ता चर्चाएं अगर बिहार की हर एक गली में चल रही है, तो इसका मतलब ये तो होगा कि परिमल जी को इसकी जानकारी होगी कि डिप्टी सीएम एक है होगा या 2 होंगे। नहीं, देखिए कल सब कुछ साफ हो जाएगा। जेडीयू के विधायक दल की भी बैठक होगी, बीजेपी के विधायक दल की भी बैठक होगी और एनडीए के जो 5 घटक दल हैं उनके विधायक दलों के, उनके नेताओं की बैठक होगी, उनके विधायकों की बैठक होगी और सर्वसम्मति से हम लोग एनडीए के नेतृत्व को चुनेंगे, जो आदरणीय नीतीश कुमार के सुशासन, आदरणीय नीतीश कुमार के 7 निश्चय पार्ट थर्ड के एजेंडे को आगे बढ़ाकर बिहार को में समृद्धि और विकास सुनिश्चित करेंगे। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप समझे एक रिएक्शन में जरा शशि भूषण सिंह जी से ले लूं। आपने तो बहुत अच्छी तरह देखा है हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार को कि जब तक वो चाहे बिहार के मुख्यमंत्री रहे, आगे भी यदि चाहते तो कोई शक्ति उनको हटा नहीं सकती थी। ये समझिए आप, उन्होंने स्वेच्छा से केंद्र की राजनीति में जाने का निर्णय लिया और उनकी भूमिका महत्वपूर्ण, और नए नए पर्टिकुलरली लोगों को उनकी नीति भी रही है कि नए नए लोगों को भी मौका मिले और मेरा मार्गदर्शन है और बिहार उनके मार्गदर्शन में निश्चित रूप से समृद्धशाली और शशि जी से एक रिएक्शन ले लूं। सर्वाधिक विकसित राज्यों में शुमार होगा। शशि जी, एनडीए में तो कुछ ऐसी खींचतान नजर नहीं आ रही, सारा मामला स्मूथली चल रहा है, बातचीत भी हो रही है, आपस में बैठकर तय भी कर रहे हैं। आज डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और मुख्यमंत्री की भी मुलाकात हुई, लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। वहां तो सब कुछ ऐसा लग रहा है कि जैसे पावर शिफ्ट हो रही है एक दल से दूसरी दल की तरफ, सिर्फ मुख्यमंत्री चेंज हो रहा है। बाकी जो खबर आ रही है जेडीयू से, तो जो मंत्री होंगे उनमें भी बहुत ज्यादा फेरबदल नहीं नजर आ रहा। जी नमस्ते, शुक्रिया सबसे पहले अपने डिबेट में मुझे बुलाने के लिए। देखिए, चुनाव से पहले ही जब हम लोग डिबेट में आते थे, मैं आपके कार्यक्रम पे भी आ चुका हूं, हम लोग कई बार ये चीज कहते थे कि चुनाव के बाद जो है बीजेपी नीतीश कुमार को रिप्लेस करेगी, क्योंकि बीजेपी का आदत होता है वो पहले तो एक के साथ मिलकर सरकार बना लेते हैं। हम देखिए, अभी जब मैं बोलना स्टार्ट किया इन्होंने बीच में बोलना शुरू किया, दिस इज बैड। चुनाव के पहले हम लोग सब जानते हैं, हम लोग सब जानते हैं कि महाराष्ट्र में, परिमल जी मैं मौका दूंगा आपको, पहला रिएक्शन है, कम से कम शुरुआत तो करने दें आप। अभी तो कोई ऐसी बात भी नहीं हुई कि आप अचानक से काउंटर करने आगे। हाँ जी, हम लोग ने उस टाइम भी हम लोग बार बार कह रहे थे कि चुनाव के बाद जो है नीतीश कुमार को हटाया जाएगा। आप देखिए बिहार में जहां भी घूमिएगा, एक्चुअली ये चुनाव लड़ा किसका, 25 से 30 फिर से नीतीश। मुझे आज भी याद है कई जगह ये पोस्टर यही छपता था ना कि भाई इन्होंने 20 साल काम किया, इन्होंने बिहार के डेवलपमेंट पे काम किया, लोग इन्हीं के चेहरे पे वोट दे रहे हैं। लेकिन फाइनली वही चीज हुआ, चुनाव हुआ, नई सरकार बनी, सबसे पहले तो जो मंत्रालय वो पिछले 20 साल से अपने पास रखे हुए थे, गृह मंत्रालय, वो उनसे छीन लिया गया और आखिरकार जो है फिर उनसे चीफ मिनिस्टरशिप भी। ऐसा कौन दुनिया में आदमी होता है जो मुख्यमंत्री पद छोड़ के राज्यसभा का मेंबर बनना चाहता है? अगर भारत में अगर आप लेजिस्लेटिव एस्पेक्ट को देखें तो सबसे पावरफुल मुख्यमंत्री पद का लालच नहीं है। भारत के वो पावर की, देखिए भारत के अगर आप लेजिस्लेटिव एस्पेक्ट को देखें, हाँ
एक उदाहरण पेश कर रहे हैं, तो इसमें भी पहले छोड़ देते इसमें हैं। क्या ऐसा प्रॉब्लम कहां होता है कि चुनाव जीत लिए, अपने फेस पे चुनाव जीत लिए। अरे जो देखिए, जिस दिन ये अनाउंसमेंट हुआ कि नीतीश जी अब मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, शशि जी, हो सकता है कि जब आप कह रहे थे कि नीतीश कुमार की स्वीकारता नहीं रही बिहार में, उन्होंने आपको प्रूव करने के लिए कि आज भी ये चेहरा स्वीकार है बिहार में, 202 सीटें लाने का दम रखता है, ये स्वीकारता दिखाने के लिए चुनाव लड़ा हो अपने चेहरे पर। ये आप कैसे तय कीजिएगा कि वो कब क्या डिसीजन लेंगे? नहीं देखिए, भाजपा ये भली भांति जानती थी कि उनके चेहरे का अगर कोई मुख्यमंत्री कैंडिडेट अगर पहले से अगर उसका प्रोजेक्शन हो जाता तो कभी भी इस तरह का जो है मैंडेट नहीं आता। दूसरी बात, आप तो ये भी कह रहे थे ना कि नीतीश कुमार के चेहरे पर वोट नहीं पड़ेगा, 2020 में उनकी 45 सीटें रह गई थी, ये बात भी तो आप ही कह रहे थे। ठीक नहीं तो 2025 देखिए, 2025 में उन्हीं के 25 से 30 फिर से नीतीश, हमारा दिया हुआ नारा तो नहीं है, ये जदयू का दिया हुआ नारा 25 से 30 फिर से नीतीश। और उनके चेहरे पर वोट नहीं पड़ेगा, ये भी तो आप ही का दी हुई बात है। मैं थोड़ी कह रहा अपनी तरफ से, आप ही चुनाव से पहले ये कह रहे थे नीतीश कुमार की स्वीकारता खत्म, नीतीश कुमार को वोट नहीं पड़ेगा, वो दाई के आंकड़े में नहीं पहुंचेगी, यही कांग्रेस आरजेडी कह रही थी। अब आप कह रहे हैं कि नहीं, उनके साथ गलत हो रहा है। मैं आपसे कह रहा हूं, इस चुनाव के भले ही बहुत सारे डायमेंशन है, भले ही चुनाव से पहले जैसे 10,000 रुपए अकाउंट में दिया गया, बहुत सारा बात है, मैं वो कहना नहीं चाहता, हम लोग इसको कई बार डिस्कस कर चुके, लेकिन ऐसा होता नहीं कि कोई आदमी नया मुख्यमंत्री बना उसको 4 महीने बाद आप चीफ मिनिस्टरशिप से हटा दीजिए। हम लोग सब राजनीति करते हैं। और जहां तक बात है, मैं भी सुन रहा था सब लोग ये कह रहे हैं कि एनडीए के बैठक में ये तय होगा, बिल्कुल तय नहीं होगा। सिर्फ 2 लोग के बीच जो है खींचतान है, वो है आपको सम्राट चौधरी और दूसरा है नित्यानंद राय। यही तय होगा कल की इस दोनों में से कौन चीफ मिनिस्टरशिप बनेगी। इधर अपना लॉबी लगा रहे हैं नित्यानंद राय, उधर अपना लॉबी लगा रहे हैं। बीच में जब सम्राट चौधरी ने देखा कि वो कमजोर पड़ गए हैं, तो वो एक जो पटना सिटी में जो यादव नेता उनको ले आया ताकि यादव काउंटर हो। बट कल मैं आपसे कह देता हूं, फाइनल यही बात तय होगा, या तो सम्राट चौधरी चीफ मिनिस्टर होंगे, नहीं तो नित्यानंद राय चीफ मिनिस्टर होंगे, बाकी और कोई ना उसका कंपटीटर है। और मैं आखिरी बात करके अपनी बात खत्म करता हूं, ये जो मैंडेट है ये नीतीश कुमार के नाम पे पड़ा था, ये बिहार की जनता के साथ एक धोखा है। और आप देखिए लॉ एंड ऑर्डर का हाल, किसी का गर्दन काट दिया जा रहा है। जहानाबाद में हम लोग देखे कि किस तरीके से लड़की के साथ वो हुआ, नीट पीजी की तैयारी करने में, तो लॉ एंड ऑर्डर तो ऑटोमेटिक खस्ता हाल में जा ही रहा है, वो तो गंगा नदी में उसका पलायन हो रहा है। मैं उम्मीद करता हूं कि जल्द से जल्द नई सरकार बने और जो है बिहार का ब्यूरोक्रेसी, क्योंकि देखिए जब तक यही क्लियर नहीं होता है कि आपका हेड ऑफ द स्टेट क्या है, पूरी की पूरी फंक्शनैलिटी रुक जाती है। मैं यही चाहता हूं जल्द से जल्द कल ये तय हो जाए, जो अंदर खींचतान चल रहा है कि सम्राट चौधरी बने, तो नित्यानंद राय जो भी सीएम बने। ठीक, मैं रमाकांत जी की तरफ जा रहा हूं। रमाकांत जी, आप और मैं पिछले 3-4 दिन से लगातार मंथन कर रहे हैं कि कौन सा चेहरा आगे निकल सकता है, किस समीकरण पर आगे निकल सकता है। शायद हम शशि भूषण जी से पहले पूछताछ कर लेते तो ये नाम भी तय हो जाते। उन्होंने जो 10-12 नाम चल रहे चर्चाओं में, उनको समेटकर 2 पर लाकर रख दिया। कह रहे हैं नित्यानंद राय और सम्राट चौधरी, इनमें से एक फाइनल हो जाएगा। शायद इतनी जानकारी तो प्रीति जी को भी नहीं थी। जी हाँ, ये हो सकता है संतोष जी कि इनका अनुमान हो, लेकिन हम अभी नाम पर इसलिए नहीं जा सकते हैं कि पीएम नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी के रहते कोई नाम इस तरह से ले ले, यह संभव किसी के लिए भी नहीं है। लेकिन हम ये कहना चाहेंगे कि आज जो 2-3 स्थितियां देखी गई है, जो कि उनके पास सम्राट चौधरी जी के पास जदयू के नेता ललन सिंह और संजय झा पहुंचे, फिर बीजेपी के दल सनिया जी और संजय सरागी पहुंचे, और फिर राज्यपाल जी के यहाँ से उनके प्रधान सेक्रेटरी वहां पहुंचे, तो ये स्थितियां कुछ इशारा करती हैं कि शायद सम्राट चौधरी अभी रेस में आगे हैं। लेकिन मेरा एक बात कहना यह है कि भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व अगर आगामी चुनाव के लिए अगर वोट का कैचमेंट एरिया लवकुश मान चुका है, तो सम्राट चौधरी से बड़ा कोई विकल्प नहीं है। लेकिन क्या भाजपा सचमुच लवकुश को कैचमेंट एरिया मानी है, या फिर ईबीसी को कैचमेंट एरिया मानी है, या फिर यादव ग्रुप को कैचमेंट एरिया मानी है, या फिर महिलाओं को कैचमेंट एरिया मानी है, ये उस पर निर्भर करता है कि क्या कल बैठक में कौन से नाम तय किए जाएंगे। क्योंकि अगर आज की तारीख को मान के चलने के नाम तय हो चुका है, तो कल के बैठक का तो कोई मतलब ही नहीं रहेगा। लेकिन निश्चित रूप से यह जानना जरूरी है कि भाजपा का कैचमेंट एरिया आखिर है क्या। आगामी चुनाव की रणनीति में या भाजपा की रणनीति जो है वो अपने उसमें कुछ चेंज करना चाहती है, या जातीय इक्वेशन में कुछ और जोड़ना चाहती है, तो किसे जोड़ना चाहती है, या जाति विहीन महिला समाज को जोड़ना चाहती है, इस पर निर्भर करता है। और जहां तक सवाल है भाजपा का पर्ची का, तो भाजपा कम से कम भाजपा कम से कम लोकतांत्रिक बनने की प्रक्रिया को जनता के सामने रखती तो है जरूर, लेकिन
अंततः होता तो वही है ना, किसी भी दल में जो उनका हेड ऑफ चाहेगा वही होगा। मुझे एक बात समझाइएगा, ये जो शिवराज सिंह चौहान को पर्यवेक्षक बनाया गया है, शिवराज सिंह चौहान खुद ओबीसी जाति से आते हैं, ओबीसी जाति का अगर पर्यवेक्षक बनाया गया है तो कुछ लोग ये मान रहे हैं कि ओबीसी मुख्यमंत्री नहीं होगा, या तो वो सवर्ण की तरफ जाएंगे या फिर दलित की तरफ जाएंगे। अब चूंकि कल अंबेडकर जयंती है तो क्या संभावनाएं हैं कि दलित मुख्यमंत्री की तरफ जाएं? कुछ लोगों का ऐसा मानना है। देखिए मेरे पास तो जो आप बताएं, जी हाँ, मेरे पास चर्चा दूसरी है कि जब ये वहां से उत्तर प्रदेश से मौर्य जी आए थे पर्यवेक्षक बन के, तो उन्होंने कुशवाहा सम्राट चौधरी जी को बनाया था। इस बार ईबीसी आ रहे हैं तो हो सकता है ईबीसी को बनाए, लेकिन इसके उलट भी उदाहरण है कि जब राजनाथ सिंह आए थे तब उन्होंने किसी राजपूत को नहीं बनाया था। तो उदाहरण बहुत है, लेकिन ऐसा कोई तय शुदा लाइन नहीं है कि अगर ईबीसी के हैं तो ईबीसी को नहीं बनाएंगे, किसी दूसरे जाति को बनाएंगे। मैं बार बार यही कह रहा हूं संतोष जी कि भाजपा नेतृत्व का कैचमेंट एरिया कौन सा है, दलित वर्ग है, ईबीसी वर्ग है, महिला है, उस पर निर्धारित होगा। और अगर लप्पू सी कैचमेंट एरिया है तो सम्राट चौधरी के अलावा कोई बड़ा नेता भाजपा के पास नहीं है। ठीक, अब मैं दिवाकर जी की तरफ जा रहा हूं। दिवाकर जी, बिहार पूरे देश में जहां पर भी बीजेपी की सरकार है वहां पर कोई दलित मुख्यमंत्री नहीं है, और बिहार चूंकि ऐतिहासिक जमीन है, क्रांति की जमीन है, बुद्ध की जमीन है, तो क्या पहली बार बीजेपी का जो दलित मुख्यमंत्री बनेगा वो बिहार से बनेगा, और बिहार जो पहली बार बीजेपी का मुख्यमंत्री मिलने जा रहा है बिहार को, वो दलित मुख्यमंत्री होगा? संभावनाएं इसकी कितनी ज्यादा लग रही हैं? देखिए एक वक्त था जब उत्तर प्रदेश में दलित पॉलिटिक्स जो है काफी इन्फ्लुएंस था दलित पॉलिटिक्स का। बिहार में अगर देखें, बिहार के पूरे राजनीतिक इतिहास को देखें तो बिहार में ओबीसी पॉलिटिक्स का काफी डोमिनेंस है और इसी का इन्फ्लुएंस है। तो ऐसे में अगर आप ओबीसी से इतर कोई फैसला लेते हैं तो आपको एक बड़े जो ओबीसी ब्लॉक है उसको नाराज करने जैसी बात होगी, क्योंकि दलित के स्टेक होल्डर आपके पास है, चिराग पासवान है, जीतन राम मांझी है, और बाकी जो पासवान के इक्विवेलेंट अगर कोई बड़ी जाति है वो है रविदास जाति, तो उसके भी क्षेत्रवार आपके पास नेता हैं। तो और मुख्यमंत्रियों की लिस्ट पर आप ध्यान देंगे तो 3 ही दलित व्यक्तित्व है जिसको मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने का मौका मिला। तो उस लिहाज से आप देख सकते हैं कि अगर वो डोमिनेंट होते हैं, अगर बिहार की पॉलिटिक्स में डोमिनेंट होते हैं तो भोला पासवान शास्त्री जी को 5 साल का कार्यकाल मिलता, राम सुंदर दास जी को 5 साल का कार्यकाल मिलता, जीतन राम मांझी को लेकर नीतीश कुमार ने प्रयोग किया था, उनको भी 5 साल का कार्यकाल मिलता, उनको समय से पहले ही अपनी कुर्सी नहीं छोड़नी होती। अगर ओबीसी पॉलिटिक्स की बात करें तो आप 90 के बाद देखिए कि किस तरीके से ओबीसी पॉलिटिक्स जो है डोमिनेंट रही बिहार में, और ओबीसी ब्लॉक के ही नेता होते रहे मुख्यमंत्री, चाहे वो लालू प्रसाद हो, चाहे राबड़ी देवी हो, या नीतीश कुमार का 20 से 21 साल हो। तो इसीलिए मैं मानता हूं कि ओबीसी ब्लॉक से ही कोई आ सकता है। शिवराज सिंह चौहान बिहार से बाहर ओबीसी हैं, लेकिन जैसे बिहार की सरहद में प्रवेश करेंगे वो ईबीसी हो जाएंगे। तो ईबीसी तो ओबीसी चुन सकते हैं अगर आपके तर्कों को ध्यान दे तो। और जहां तक दलित की बात है तो ये प्रयोग तो बीजेपी कर ही रही है ना। बीजेपी पूरे देश भर में महिला आरक्षण विधेयक के नाम पे जो बीजेपी का सेलिब्रेशन चल रहा है, जनता के बीच में जो मैसेज देने की कोशिश कर रही है, वो आधी आबादी को ही एड्रेस करने की कोशिश कर रही है। तो बिहार में जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं उसी के अनुसार मुझे लगता है कि बीजेपी कोई फैसला लेगी। महिला हो सकती है क्या? देखिए महिला मेरे ख्याल से अगर सम्राट चौधरी से इतर कोई फैसला होता है तो वो ईबीसी महिला हो सकती है, ईबीसी दलित हो सकती है, महिला दलित महिला हो सकती है या ईबीसी महिला हो सकती है। लेकिन बशर्ते ये देखना होगा कि सम्राट चौधरी जिस कदर बैठकों का दौर चला है आज, अगर बीजेपी के प्रदेश के नेताओं को देखिए तो वो अपने केंद्रीय नेतृत्व से को लेकर काफी सतर्क रहते हैं। आप मीडिया के कैमरों के सामने लगातार जो है सम्राट चौधरी की बैठकें चल रही है, वो जेडीयू नेताओं के पास जा रहे हैं, जेडीयू नेता जो है सम्राट चौधरी के पास जा रहे हैं, आपको लोक भवन के अधिकारी लगातार जो है सम्राट चौधरी के पास जा रहे हैं, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जा रहे हैं, कई बीजेपी के वरिष्ठ नेता जा रहे हैं। तो अगर
केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से सहमति नहीं होती तो प्रदेश का नेता बहुत ही कदम फूंक फूंक के रखता है और उसे इस बात का एहसास होता है कि सतर्कता बरती जाए, कहीं कोई गलत मैसेज केंद्रीय नेतृत्व के सामने न चला जाए। लेकिन जब आप कैमरों के सामने और सार्वजनिक तौर पे ये संदेश दिया जा रहा है कि सम्राट चौधरी के यहाँ ही सारी बैठकें हो रही है, तो इसका संकेत क्या है? आज आप सम्राट चौधरी से मिले भी थे, बॉडी लैंग्वेज उनकी क्या थी? वो कितने कॉन्फिडेंट हैं? देखिए, आज तो मेरी मुलाकात नहीं हुई है, पिछले कुछ दिनों पहले मुलाकात हुई थी और उस वक्त जब मेरी मुलाकात हुई थी तो बॉडी लैंग्वेज तो काफी पॉजिटिव दिख रहा था। प्रीति जी, बॉडी लैंग्वेज पॉजिटिव, लगातार आपके सहयोगी जो गठबंधन दल के नेता हैं वो भी आकर मिल रहे हैं, आपके तमाम पार्टी के नेता भी जाकर सम्राट चौधरी से मिल रहे हैं, क्या फाइनल माने सम्राट चौधरी का नाम? संतोष जी, देखिए, अभी आदरणीय सम्राट चौधरी जी प्रदेश के माननीय उप मुख्यमंत्री हैं और उस नाते जो भी कवायद होगी, मुझे लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के बाद वो उसकी बागडोर संभालते हैं या हमारे एनडीए दल के साथ मीटिंग करनी हो, कोई कार्य योजना बनानी हो तो ऑब्वियस सी बात है माननीय मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी उसमें सम्मिलित होंगे, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जहां तक बात किया हमारे विपक्षी ने जो आरोप लगाया हमारे ऊपर, मतलब नाम फाइनल नहीं है सम्राट चौधरी का भी? देखिए, ये सब कल सारी तस्वीरें कल साफ हो पाएंगी जब एनडीए विधायक दल की बैठक होगी और उसमें जो नेता चुने जाएंगे तब तक तस्वीर बिल्कुल आप सबों के सामने होगी। लेकिन विपक्ष का जो आरोप उसमें है सामने रखने के लिए ऑप्शन क्या क्या है सम्राट चौधरी के अलावा? जी, जब आप विधायक दल की जो बैठक होगी उसमें आपका विधायक दल का नेता चुना जाएगा तो विधायकों के पास ऑप्शन और कौन कौन से हैं सम्राट चौधरी के अलावा? देखिए संतोष जी, मैं विधायक नहीं हूँ, जो विधायक होंगे उनके अंदर क्या ऑप्शन बनने हैं ये तो वही बता पाएंगे। और जहां तक बात है विपक्ष की, जो अभी आरोप लगा रहे थे, वो कह रहे थे कि सत्ता जो है ना वो बहुत मतलब मुझे लगता है कि ये बिल्कुल असंसदीय भाषा है, किसी को क्षेत्र के नाम से बुलाना। उनका कहना था कि अब दिल्ली के रिमोट से, यानी कि दिल्ली के हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के रिमोट से बिहार चलेगा। तो ये देखिए, भारतीय जनता पार्टी है, यहाँ पर हम सब लोग सत्ता में पावर के लिए नहीं आते हैं, हमारे लिए व्यक्ति से बड़ा दल और दल से बड़ा देश होता है। राष्ट्र प्रेम की भावना लेकर हम लोग राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए काम करते हैं और जनसेवा को जो लोग पावर की भावना के तौर पर लेते होंगे उनके लिए पद बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है, लेकिन जिनका कद बहुत ऊंचा हो उनको पद की आवश्यकता नहीं। इसीलिए आदरणीय नीतीश कुमार जी जब राज्यसभा के सांसद के रूप में शपथ ग्रहण ले चुके हैं तो ये बात उठाना कि वो मुख्यमंत्री होकर फिर राज्यसभा सांसद बन रहे हैं, अरे उनके लिए जनसेवा एक मतलब सत्ता का कोई माध्यम नहीं है। जनसेवा सत्ता प्राप्त करने के लिए वो जनसेवा नहीं कर रहे हैं, वो सदैव से कहीं भी रहे, वो संघर्ष के नेता रहे हैं, वो आंदोलनकारी नेता रहे हैं, वो क्रांतिकारी नेता रहे हैं और संघर्ष के दौर में भी उन्होंने अपने आप को संतुलित करके बिहार के भविष्य के बारे में चिंता की है। इसीलिए उनके लिए सत्ता का केंद्र कोई मायने नहीं रखता कि वो मुख्यमंत्री के पद पर हैं या वो राज्यसभा के सांसद के रूप में हैं। उनके लिए सभी दलों का साथ लेकर बिहार के लिए सोचते रहना, ये उनके लिए मायने रखता है। ठीक, इसी बीच मेरे पास एक बड़ी खबर आ रही है अरुण जी आपके पास, इसके बाद तुरंत आ रहा हूं, लेकिन एक बड़ी खबर है मेरे पास, जरा स्क्रीन पर उस खबर को लेकर आए। पटना से बड़ी खबर मिल रही, सीएम नीतीश कुमार से जुड़ी ये बड़ी खबर है। सीएम नीतीश कुमार कल इस्तीफा देंगे, ये तय हो चुका है। दोपहर करीब 3 बजे ये इस्तीफा होगा, राज्यपाल को अपना इस्तीफा वो सौंपेंगे। 3:15 पर राज्यपाल से मुलाकात का शेड्यूल भी ये जारी कर दिया गया है। जैसे ही ये बड़ी खबर मेरी टीम के पास आए तुरंत स्क्रीन पर डालिएगा। पहले एक रिएक्शन ले लूं, परिमल जी, 3 बजे इस्तीफा का समय, राज्यपाल से मिलने का समय भी है 3:15 पर। आवाज दीजिएगा। परिमल ने राज्यसभा की सदस्यता का निर्णय लिया तो अब राज्यसभा के सदस्यता का निर्णय लिया तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है उसका अनुपालन करते हुए वो आगे की प्रक्रिया को अंजाम देंगे। और चूंकि वो पर्टिकुलरली वो अब सांसद रहे हैं तो ऐसी स्थिति में स्वाभाविक है उनकी इच्छा से जो भी सरकार बनेगी तो वो काम करेगी। तो ऐसी तो ये बड़ी खबर है आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। दोपहर करीब 3 बजे
इस्तीफा दिया जाएगा। नीतीश कुमार कल अपना इस्तीफा देंगे। 3 बजे ये इस्तीफे का समय। सीएम नीतीश कुमार राज्यपाल से मुलाकात करेंगे। जो मुलाकात का समय है राज्यपाल से वो 3:15 पर यह शेड्यूल किया गया है और 3 बजे 3:30 बजे के दरमियान ये इस्तीफा होगा। बड़ी खबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। और मैं एक बार फिर से परिमल जी का रुख करूंगा। परिमल जी अपनी बात को जल्दी से कंप्लीट कीजिएगा। निश्चित रूप से जैसे हमारे नेता के निर्णय उन्होंने स्वयं विवेक से लिए, लेकिन यह हम सभी के लिए एक पीड़ादायक है और बिहार वासियों के लिए भी। देखिए, बिहार वासियों की आस्था नीतीश कुमार में थी रही है और लगातार इनकी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है। बिहार वासी कभी नहीं चाहते थे कि वो मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दें, लेकिन उन्होंने केंद्र में केंद्रीय स्तर पर अपनी भूमिका को बनाए रखने का निर्णय लिया और उसी के अनुरूप पर्टिकुलरली उन्होंने निर्णय लिया कि मैं इस्तीफा दूंगा और नए सरकार का गठन होगा। लेकिन जो भी सरकार बनेगी हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार के पद चिन्हों पर चलेगी, उनके एजेंडे पर काम करेगी। जो भी पर्टिकुलरली उनके ऑब्जेक्टिव रहे हैं सुशासन के, विमेंस एम्पावरमेंट, ये दलितों का सम्मान की नीति, सेकुलरिज्म की पर्टिकुलरली जो बेसिक फिलॉसफी है, सोशलिज्म या समग्र विकास की अवधारणा के साथ ये आने वाली सरकार काम करेगी। और ये तो स्वाभाविक है, जब उनके निर्णय हुए कि राज्यसभा में जाना है तो निश्चित रूप से सीएम के पद से इस पर सामान्य कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है जिसका अनुपालन वो कर रहे हैं। और ऐसे भी हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार संवैधान के प्रत्येक काम संवैधानिक होते हैं और राजनीतिक सूचिता के वो उनसे बेहतर उदाहरण शायद स्वतंत्र भारत में। ठीक, अरुण जी कुछ कहना चाह रहे थे। अरुण जी अब अपनी बात कंप्लीट कीजिएगा। स्वयं के निर्णय है, लेकिन देखिए संतोष जी, अभी हम सत्ता पक्ष के प्रवक्ता को सुन रहे थे, कह रहे थे भारतीय जनता पार्टी सत्ता की राजनीति नहीं करते, सेवा की राजनीति करते। अगर सत्ता की राजनीति नहीं करते तो ये नौबत आती ही नहीं। आप जदयू और भाजपा ने कुर्सी के खेल में बिहार को कंगाल बना दिया, खोखला कर दिया। बिहार की क्या स्थिति है आज? 4 लाख करोड़ बिहार पर कर्ज है, प्रत्येक बिहारी पर 35,000 का कर्ज है। चिकित्सा व्यवस्था चौपट, लॉ एंड ऑर्डर चौपट, शिक्षा व्यवस्था प्रलाप करने की आदि रहे हैं और इनके इसी अनर्गल प्रलाप के कारण राजद और महागठबंधन की दुर्गति हुई। एनडीए बिहार के विकास की काम करती है और उसी दिशा में वो काम करेगी। दोनों की आवाज जो हमारे आदरणीय नेता के एजेंडा रहे। जी की जरा आवाज को डाउन कीजिएगा। स्टूडियो से ऑफ करिए ना, डाउन करिए ना। देखिए, डिबेट ऐसी नहीं होता। लगातार मौका दे रहे हैं सत्ता पक्ष को। इसलिए मैंने उनकी आवाज डाउन कराई ना, आप अपनी बात रखें। संतोष जी, बिहार की क्या हालत है? ये लोग कुर्सी के खेल में बिहार को कहां पहुंचा दिया। 2 महीने आपने तस्वीर देखी, बैठक नहीं हुई। आज की आपने तस्वीर देखी। मेरा भी तो सवाल लेते रहिए ना सर। हाँ, मेरी आज की तस्वीर देखी, पटना बेतिया एक्सप्रेसवे पर जब नीतीश कुमार जी पहुंचे थे आज निरीक्षण करने, जब उनको मालूम है कल उनको इस्तीफा देना है, आज निरीक्षण करने क्यों जाते? क्या वो सारे चीज दिखावटी, बनावटी, सजावटी कर रहे हैं, इसमें कहीं संदेह नहीं। ये दिखावटी 10 लाख कर्मचारियों को वेतन नहीं मिला, लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह ध्वस्त हो चुका है, चिकित्सा व्यवस्था ध्वस्त, शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त, हाहाकार मचा हुआ है। ये सरकार चला रहे हैं कि सर्कस चला रहे हैं? भाई क्यों नहीं कैबिनेट की बैठक हुई? क्यों नहीं जहरीली शराब से दर्जनों लोग मारे गए? समीक्षा क्यों नहीं किए? मुझे एक बात बताइएगा, अभी तक समीक्षा क्यों नहीं? जब उन्हें कल इस्तीफा देना है, आज वो बनावट करके क्या उनको हासिल क्या होगा? आज अगर वो दिखावट कर रहे हैं, बनावट कर रहे हैं, तो इससे क्या हासिल होगा? संतोष जी, फिर 2 महीने से आपने कैबिनेट की बैठक क्यों नहीं की? किसने रोका था? आपको नहीं पता था? लॉ एंड ऑर्डर पर कंट्रोल बिहार में पद यात्रा पर निकले थे, जब बंगाल गए थे, जब बंगाल घूम रहे थे नेता प्रतिपक्ष, जब विदेश में चले गए थे, वो उस समय भी पदयात्रा पर थे नीतीश कुमार जी। और उनकी उम्र का भी आपको अंदाजा होगा और तेजस्वी यादव की उम्र का भी अंदाजा होगा। कितना बेटिंग करेंगे आप? माना कि आप उनके मैं फैक्ट रख रहा हूं अरुण जी, मुझे बैटिंग करने की जरूरत थोड़ी है। फैक्ट रख दिया, अब आप बैटिंग पर आ गए। संतोष जी, माना होता है, तस्वीरें झूठ नहीं बोलती अरुण जी, तस्वीरें झूठ नहीं बोलती।
तस्वीर ही तो बता रही है बिहार अरुण जी का की मजबूरी हो खजाना सकती खाली है हो रहा है। कि आरजेडी के प्रवक्ता होने के चलते हर आप तस्वीर में बोलने खामी देंगे। निकालना, आप लेकिन बोलने तस्वीर देंगे झूठ थोड़ी ऐसे तो बोलती है। सत्ता पक्ष को तो प्यार से सुन रहे थे, मुस्कुरा मुस्कुरा के सुन रहे थे। मैं तो दोबारा आपको भी समय मुस्कुरा दे कर रहे सुन थे, रहा हूं। तिबारा दे रहे थे। अब इतना सही बात जब आप समझ रहे हैं, बहुत चालाक एंकर आप हैं, समझ रहे हैं कि अरुण की जी, तीर मैं सही आपको दिशा भी में आराम से सुन जा रहा रही है, तो रोको। हूं। मैं सुन आपकी जो लीजिए ना थोड़ा। आपके चेहरे पर जो टेंशन के भाव हैं उनको भी देख रहा हूं। उस अरे टेंशन के भाव में जो आपके शब्द बिगड़ जा रहे क्या चीज का हैं टेंशन? उनको करेक्ट करना क्या- मेरी क्या मजबूरी चीज का है। टेंशन? देखिएगा क्या ना, चीज का टेंशन? ये क्या जो चीज का भाषा टेंशन? आप अमूमन बताइए। ये जो भाषा नहीं, नहीं। अमूमन क्यों गड़बड़ा आप रही है बताइए आपकी? ना। कभी आप क्यों गड़बड़ाएगा? कभी आप दिल्ली से रिमोट कंट्रोल की सुनिए तो- सरकार बता दे रहे हैं, कभी अरे आप कह रहे हैं भैया, कि गुजराती बिहार चलाएंगे, ये अरे बिहार की भैया, जनता को तो स्वीकार नहीं है। ये नैरेटिव फेल हुआ था ना आपका? अरे क्या? अरे भैया, जनता ने विधानसभा चुना, चुनाव क्या में जनता नैरेटिव चुन फेल हो रही गया है था। क्या? आप प्रवचन देंगे कि कुछ सुनेंगे भी, तो क्यों डिबेट के लिए आप बुलाते हैं? आप लंबा चौड़ा अरुण जी, आप प्रवचन टॉपिक देते पर बात रहिए। कीजिएगा, मैं टॉपिक पर सुनने के लिए बैठा हूं। अरे जवाब लीजिए ना। आप मुझे कोई संज्ञा देंगे तो सुनिएगा ना, एक्शन का रिएक्शन होगा। आप मुझे संज्ञा दीजिएगा और मैं आपको आराम से सुनूं। क्या क्या बिहार का खजाना खाली नहीं हुआ? बेरोजगारी का हब 21 साल में बिहार नहीं बना? भ्रष्टाचार चरम पर नहीं है? 92,000 करोड़ का जो है कैग ने घोटाला उजागर नहीं किया? बगैर हिसाब किताब दिए नीतीश कुमार जी कल इस्तीफा नहीं देने वाले हैं? क्या नीतीश कुमार जी को बुरी तरह भारतीय जनता पार्टी ने नहीं फंसा लिया? उनका कुकर्म, पाप, ये आपका विश्लेषण है ना? सारे उनका फाइल नहीं है? तो होगा क्या? आपको बीजेपी फोबिया हो गया है। आपको बीजेपी फोबिया हो गया है। अगर बीजेपी का मुख्यमंत्री आ रहा है, आपको उससे डर लग रहा है, तो आप उसका विश्लेषण अपने हिसाब से कर रहे हैं। जानते हैं हम, आपको बीजेपी फोबिया है, सत्ता पक्ष फोबिया है, नीतीश बाबू के फोबिया से ग्रसित हैं। हम जानते हैं आपकी कमजोरी। संतोष जी, मुंह मत खोलवाइए। फोबिया होने के बावजूद मैं मुस्कुरा रहा हूं, और दिक्कत ये है कि आप अभी भी परेशान नजर आ रहे हैं। खैर, मैं शशि जी की तरफ जा रहा हूँ। शशि जी की तरफ जा रहा हूँ। ये 1 to 1 आपकी मेरी डिबेट नहीं है। मैं एक जल्दी से, हाँ, 10 सेकंड में अपनी बात कंप्लीट कीजिएगा, उसके बाद शशि जी की तरफ जा रहा हूँ। आपका मुस्कुराहट है, सजाती है, दिखाती है, और मैं बिहार के प्रति गंभीर हूँ। बिहार के 14 करोड़ की जो जनता है उसके प्रति गंभीर हूँ। मैं देख रहा हूँ आपकी गंभीरता। जब आप बिहार की जनता को डराने की कोशिश कर रहे हैं कि गुजरात के 2 लोग बिहार का क्या हाल करेंगे, जब ये डराने की कोशिश कर रहे हैं, मैं देख रहा हूं आपकी गंभीरता। मैंने आपकी गंभीरता देखी विधानसभा चुनाव के बाद, कितनी बार आप सड़क पर उतरे। मैंने गंभीरता देखी नेता प्रतिपक्ष की, जब विधानसभा का सत्र छोड़कर बाहर चले गए थे। मैंने देखी आपकी गंभीरता। मेरा मुंह मत खुलवाइए जुगाड़, मेरा मुंह मत खुलाइए। ठीक है, शशि जी को जरा स्क्रीन पर लेकर आए। भाजपा का चरित्र, आपको जिस दिन 1 to 1 करना हो मेरे साथ डिबेट, उस दिन कर लीजिएगा। 2.5 दशक से स्वीकार नहीं किया। शशि जी को जरा स्क्रीन पर लेकर आइएगा। भाजपा को स्वीकार नहीं किया। आरजेडी को कौन सा स्वीकार कर लिया? आरजेडी को कौन से माथे पर बिठाकर घूम रही है जनता बिहार की? स्थिति देखिए आपने कितनी। आरजेडी के कितने विधायक हैं? अरे विधायक क्या, आरजेडी के कितने विधायक हैं? सर्वोपरि होता है। तब कितने वोट आए? मशीनरी मैनेजमेंट के सहारे वोट बहाने मिलाते रहिएगा, यही बहाने मिलाइएगा। पिछले 20 साल से आरजेडी सिर्फ बहानेबाजी कर रही है। किसी भी जनता के किसी भी मुद्दे पर गंभीरता से सवाल पूछने के बजाय सिर्फ अपनी हार पर बयानबाजी कर रही है। शशि जी को स्क्रीन पर लेकर आए। अरुण जी की आवाज जाओ। राजनीति करते हैं, सत्ता की राजनीति नहीं करते भारतीय जनता पार्टी के तरह। शशि जी को जरा स्क्रीन पर लेकर आए। शशि जी, अपनी बात को जल्दी से रखिएगा। हाँ, अब तो मैंने आरजेडी के प्रवक्ता के साथ ही इतना टाइम है। देखिए, मैं एक चीज कहना, सबसे पहले तो मेरा नाम चंद्रभूषण देख लीजिएगा आप। अभी वो उससे पहले मुझ पर आरोप लगा रहे थे, मैं समय नहीं देता उन्हें। अब मैंने 2 सवाल पूछ लिए, तो वो बिहार सरकार ने स्थिति देखिएगा। हाँ, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बिहार सरकार ने 2023 में जो कास्ट सेंसस जारी किया था, उसमें खुद सरकार ने आंकड़ा दिया था कि बिहार में 94 लाख वैसे परिवार हैं जिसकी महीने की आमदनी 6,000 या उससे कम है, और 82 लाख वैसे परिवार है जिसके महीने की आमदनी
6,000 से लेकर 10,000 तक बीच है। अगर आप टोटल एस्टिमेशन लगाइए तो वो लगभग ऐसा 65% बिहार में परिवार है जिसके महीने की आमदनी 10,000 से कम है। और एक आखिरी आंकड़ा, सिर्फ बिहार में 4% वैसे परिवार है जो महीने में 50,000 से अधिक कमाते हैं। जिस राज्य की पर कैपिटा इनकम इतनी माली खराब में हो, जिस राज्य का प्रति व्यक्ति सालाना आय 70,000 रुपया, लगभग 6,000 रुपया महीना, आप कह रहे हैं कि बहुत अच्छे स्टेटस में पहुंचा दिया। अरे 20 साल शासन बहुत लंबा वक्त होता है। सिर्फ दो रोड बना देने से, कुछ पुल बना देने से काम नहीं होता। जब भी हम किसी राज्य का डेवलपमेंट इंडेक्स निकालते हैं, हर पैमाने पे देखा जाता है उसके एजुकेशन सेक्टर का क्या हाल है, उसके हेल्थ सेक्टर का क्या हाल है, उसके यहाँ पे एफडीआई कितना आता है। भारत देश में जितना एफडीआई आया है उसका 95% एफडीआई मात्र 3 राज्यों में आता है। लेकिन शशि जी, आपको ये भी जानकारी होगी कि हमेशा तुलना दो सरकारों के बीच में होती है। अब मैं 2 सरकारों के बीच में तुलना करने बैठूंगा, फिर आप चले जाइएगा कि आप 20 साल पहले चले गए। आप ये कहिएगा कि मैं बाहुबली हूं। देखिए, तो बात है 20 साल। मैं सवाल पूछूंगा ना कि आप किसके मुकाबले बाहुबली? संतोष जी, 20 साल एक बहुत लंबा वक्त होता है। ये कोई 5 साल का बात नहीं कि ठीक है आपको एक टर्म मिला। 20 ईयर्स इज अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम। अगर हम लोग सब लोग इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ते हैं, हम लोग जानते हैं 20 साल में चाइना कहां से कहां के खड़ा हो गया, 20 साल में वियतनाम कहां से कहां के खड़ा हो गया, 20 साल में मेक्सिको कहां से कहां के खड़ा हो गया। जब एक देश डेवलप कर सकता है, एक राज्य का अगर हम तो पैरामीटर बिल्कुल सेट करना चाहिए। इसीलिए सिर्फ ये बात कहने देने से कि उन्होंने बिहार में बहुत, अरे आज भी बिहार में जो काम करने एज का जो पॉपुलेशन है 18 आपने ऐसी बात कह दी, अब मुझे डेटा जनता के सामने रखने पड़ेंगे। 2005 में बिहार की कुल जीडीपी थी 71,006 करोड़ और 2025 में 10,97,644 करोड़, 15 गुना बढ़ गई, 15 गुना। अब आइएगा शिक्षा में। देखिए, जो शिक्षा में 2001 में 46.9% और 2025 में 74.3%, 27 गुना सुधार हुआ है। इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत सारे डेटा है मेरे पास, चूंकि रोज मैं जब डिबेट करता हूं आप इन्हीं पर लेकर चले आते हैं। आज वो मौका नहीं है, डेटा मुझसे ले लीजिएगा कितना सुधार हुआ है। नहीं, अब मैं रमाकांत चंदन जी की तरफ जा रहा हूं। एक बार एफडीआई का बता दीजिए। अरे सर, नहीं, आखिरी मुझे आखिरी बात कहने दीजिए। मैं एक आखिरी बात कह के अपनी बात खत्म कर रहा हूं। हम टॉपिक आखिरी बात एक बात करना चाह रहा हूं। टॉपिक से सम्राट चौधरी, नहीं मैं एक लाइन कह देना चाह रहा हूं जल्दी से। इनकी जो दुर्गंजन हुई, सम्राट चौधरी जी ने चुनाव प्रचार से पहले कहा था कि परिमल जी, मुझे एक लाइन कहने दीजिए, मैं आखिरी बात करके अपनी बात खत्म कर रहा हूं। सम्राट चौधरी जी ने चुनाव प्रचार से पहले कहा था लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके कि हम बिहार में 50 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट लाएंगे। वो बिहार जिसमें कि 1800 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आता है। कहने का मतलब झूठे झूठे वादे कर देना, एआई का ये बना देंगे, रोबोटिक्स का हब बना देंगे, प्राइवेट कंपनी ला देंगे, क्या हुआ? कुछ भी नहीं है। मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं, आज भी जिस राज्य में आधा से अधिक वर्किंग पॉपुलेशन का लोग दूसरे राज्य में काम करने जा रहे हैं, उस राज्य में बहुत अधिक काम करने की आवश्यकता है। आपको अस्वीकार करके क्या कहा? मैंने कहा सम्राट चौधरी झूठ बोले। आप तमाम मुद्दे लेकर बिहार विधानसभा में गए थे इस बार के चुनाव में, आपको अस्वीकार किया गया। आप इसको स्वीकार करने को तैयार नहीं। पार्टी है। आप चुनाव से पहले जी को जरा स्क्रीन पर डाल दीजिएगा। रमाकांत चंदन कमीशन आपका हर मैटर में साथ देगा। अब महत्वपूर्ण बातें हैं, चूंकि दिवाकर जी और आप, मुझे लग रहा है कि हम टॉपिक पर हम 3 लोग ही बात कर पा रहे हैं। मैं बड़ा सीधा सा है, कल अंबेडकर जयंती है और महिलाओं को लेकर 33% आरक्षण का मामला संसद में चल रहा है। दोनों मामलों को अगर मैं ऐड कर दूं तो फिर तस्वीर बनती हुई बिहार में क्या नजर आ रही है। अगर इन दोनों, चूंकि बीजेपी की राजनीति करने की जो स्टाइल रही है उसको अगर ठीक से हम डिकोड करने की कोशिश करें तो वो सही समय पर सही फैसला लेने के लिए जानी जाती है। अंबेडकर जयंती पर अगर मुख्यमंत्री का चेहरा सामने आ रहा है और चूंकि संसद में महिलाओं को लेकर 33% आरक्षण का मामला चल रहा है तो फिर अब तस्वीर क्या बन रही है? देखिए, अगर मिला दे दोनों बातों को तो एक बात तो स्पष्ट है संतोष जी कि भाजपा अगर जाति विहीन राजनीति करना चाहेगी तो उसमें क्या करेगी, वो एक तीर से 2 शिकार करेगी। किसी दलित महिला को, किसी और जाति की महिला को
सीएम बना करके अपना दोनों निशाना साध लेगी और वो कहीं ना कहीं उसके लिए ज्यादा फ्रूटफुल होगा। लेकिन क्या बीजेपी ऐसा करना चाहती है, ये एक सवाल है। हम आपको एक बात बता देते हैं, ये हम पहली बार मैं देख रहा हूं कि दो तीन दिन से बीजेपी में मैं जाता हूं, मुझे इस बात की खुशी किसी में नजर नहीं आती है कि पहला बीजेपी का मुख्यमंत्री बनने वाला है। और यह खुशी इसलिए नाकाफुर है कि उन्हें लगता नहीं है कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा और किसके लिए हम जयकारा लगाएं। ये बिल्कुल एक अदृश्य स्थिति है, कोई तय नहीं कर पा रहे हैं, वो मुशद नहीं बन पा रहा है। दूसरी तरफ जदयू की बात करें अगर, तो वहां बिल्कुल स्पष्ट है कि क्या होने जा रहा है। आपने एक बार मुझसे पूछा था कि क्या एक कॉम्बिनेशन ऐसा हो सकता है कि सम्राट चौधरी और निशांत जी दोनों बन सकते हैं, तो मैंने कहा था ना। फिर आपने कहा था कि अभी तो है, तो मैंने कहा था उस समय कि एक वहां पर एक भूमिहार उप मुख्यमंत्री भी हैं। तो अभी जो जदयू के द्वारा सूचना मिल रही है उसमें निशांत और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह दोनों डिप्टी सीएम बनेंगे, इस बात की चर्चा जदयू के भीतर है। लेकिन भाजपा के भीतर इस बात की चर्चा नहीं है कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इसलिए वहां खुशी नाकाफुर है और खुशी वहां दिखती नहीं है और किसके पीछे जयकारा लगाएं। इसलिए मुझे लगता है कि जातीय उन्माद से बचने के लिए करेंगे तो महिला को आगे करेंगे, वो दलित हो चाहे ईबीसी हो। और अगर जातीय समीकरण पर जाएंगे तो ईबीसी और दलित एक बड़ा चंक है जिसको वो सामने लाएंगे। और अगर लघु समीकरण पर होंगे तो सम्राट चौधरी होंगे। ठीक, समीकरण बहुत सारे हैं, लेकिन अब सवाल है कि बीजेपी किस समीकरण को साधने की कोशिश कर रही है। फिलहाल तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अब देखना यह होगा कि बीजेपी, चूंकि कल का दिन बहुत महत्वपूर्ण है और कल सबसे पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कैबिनेट बैठक है, उसके बाद जेडीयू विधायक दल की बैठक, उसके बाद बीजेपी विधायक दल की बैठक और 3:15 साढ़े 3 बजे मुख्यमंत्री के इस्तीफे की भी खबर मिल रही है। राज्यपाल के साथ उनका कार्यक्रम शेड्यूल किया गया है और उसके बाद एनडीए विधायक दल की बैठक। कल का दिन बहुत बड़ा दिन होने वाला है बिहार की सियासत के लिए। वहां से कौन सा